इस शो में हम बात करेंगे ईडी को लेकर, जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे आज इस शो में ईडी को लेकर और तमाम उन सवालों को लेकर जो ईडी को लेकर जनता के मन में होते हैं। ईडी के ऊपर लगातार सर हम ये भी देखते रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करती है उसको लेकर विपक्ष खासा नाराज नजर आता है। कई बार विपक्ष के निशाने पर ईडी होने की बात होती है और कई बार ईडी के निशाने पर विपक्ष होने की बात होती है। इसको लेकर हम जानना चाहेंगे कि क्या पूरा माजरा है ये। देखिए, तो ये अगर आप देखें कि ये विपक्ष मतलब बार बार ये कह रहा है कि जो ईडी है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट कर रहा है जी। और पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक डेटा पेश किया है, वही अभी तक का एक प्रामाणिक डेटा माना जाता है केस को लेकर। तो उसमें ये पाया गया कि जो 2014 से जब से कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है तब से 115 केसेस जो ईडी ने लगाए हैं वो विपक्ष के नेताओं पर लगाए हैं, बिल्कुल। जबकि बीजेपी के नेताओं पर सिर्फ 6 केसेस लगाए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो मतलब बहुत ज्यादा केसेस जो हैं, 90% से ज्यादा केसेस जो लगे हैं वो विपक्ष के ऊपर लगे हैं। इसके बनिस्बत अगर आप जब 10 साल जो यूपीए का या कांग्रेस की जो लीड वाला जो गठबंधन था 2014 का, तो क्योंकि ये कानून 2005 से लागू हुआ है तो उसमें विपक्ष पर केसेस तब भी यही हुआ था कि जैसे अगर आप अभी देख रहे हैं कि 115 वर्सेस 5 है, मतलब उस समय भी विपक्ष पर केस ज्यादा थे लेकिन वो उनकी संख्या कम थी। इस बार संख्या बढ़ गई है। हाँ, मतलब यहाँ पर 3 गुना ज्यादा थी। अगर कांग्रेस के नेताओं पर 5 केस हुए थे और विपक्ष पे 14 केस हुए थे, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 20 गुना ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ गई है। नहीं, परसेंटेज मतलब मैं कह रहा हूँ कि 116 केस है, मतलब लगभग मैं कह रहा हूँ कि वो 19 गुना केसेस जो हैं ज्यादा हुए। अगर एक केस सरकार या बीजेपी के किसी नेता पे लगाए तो 19 केस लगे हैं विपक्ष पे। वहीं यहाँ पर आप जब यूपीए में जब जाके देखते हैं तब जब एक केस अगर किसी कांग्रेसी पे लगता था तो 3 केस जो है विपक्ष पे लगते थे। तो ये जो अनुपात है मतलब विपक्ष पर केस करने का, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ा भी बढ़ा और अनुपात भी बढ़ गया जी। तो मतलब ज्यादा जो विपक्ष का ये आरोप है उसमें ये आंकड़े सही साबित करते हैं उस आरोप को कि भाई विपक्ष के ऊपर अब टारगेट किया जाना, ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं ये कहूंगा कि उन पर ज्यादा केसेस हो रहे हैं बनिस्बत की। तो ये तो कहीं ना कहीं दिखाई रहा है कि विपक्ष निशाने पर है। लेकिन अगर आप इसमें बीजेपी का या सरकार का अगर आप आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो पहले तो अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने पिछले साल ये कहा था कि भाई ये हमारी जो 2014 में भी और 2019 में भी हमने दोनों समय ये वादा किया अपने घोषणा पत्र में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने की बात कही है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि यूपीए के कार्यकाल में मतलब 2004 से 14 के बीच में सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया था सरकार ईडी के द्वारा। जबकि उनका कहना है कि जब से हमारी सरकार बनी मतलब 2014 से 2023 तक का ये आंकड़ा उन्होंने दिया था कि 1,10,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो भ्रष्ट लोगों की संपत्ति है या जो आरोपियों की आप कह सकते हैं, उनकी हमने जब्त की है। दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि ये सब जो भी आप कह रहे हैं ये सिर्फ इसमें जो राजनेता है वो सिर्फ 5% है, बाकी जो 95% है वो बाबू है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है। तो ये बात कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है या नेताओं को टारगेट किया जाता है, ये उन्होंने कहा था ये गलत है, क्योंकि कुल केसेस का सिर्फ 5%, जो कुर्की का जब उन्होंने उदाहरण दिया था तो ये साफ नहीं कि वो कुर्की के 5% की बात कर रहे हैं या कुल केसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ 5% ही था। एक और बात जो उन्होंने, उनकी एक बात को जो अगर आप बल मिलता है कि अगर जो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने जो पिछले साल 31 जनवरी तक का उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है, तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो केस रजिस्टर करता है उसको वो कहता है ESIR, मतलब जैसे हम आम भाषा में FIR कहते हैं, तो जब ईडी का केस लगता है या PMLA का केस लगता है तो उसको कहते हैं ESIR, मतलब एनफोर्समेंट केस
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ऐसे लगभग 6000 केस, मतलब एग्जैक्ट नंबर कुछ 5906 है, लेकिन करीब करीब 6000 केसेस जो है वो दर्ज किए गए थे। अब उसमें ईडी का कहना यह है कि इसमें से सिर्फ 176 केस जो हैं वो एमपी, एमएलए या एमएलसी के खिलाफ हुए, जो कि लगभग 3% बनता है, या 2.98% अगर आप कहेंगे तो 6000 में से उनका कहना है हमने सिर्फ, मतलब नेताओं को लेकर आप जो इतना हल्ला मचा रहे हो कि भाई नेताओं पर बहुत कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुल केसेस का सिर्फ 3% ही केस जो है वो हमने नेताओं पर ESIR फाइल किया है। ये आर्ग्यूमेंट जैसे अमित शाह ने जो दिया और ईडी का ये आर्ग्यूमेंट है, पर विपक्ष का भी जो आर्ग्यूमेंट है वो अपनी जगह मजबूत है कि भाई इतने ज्यादा केसेस सिर्फ आपको क्या नेता भ्रष्ट जो दिख रहे हैं वो हमारे ही दिख रहे हैं, मतलब आपको बीजेपी के भ्रष्ट नहीं दिख रहे हैं। ये बात तो बीजेपी के नेताओं ने ही कही है, मतलब एक महाराष्ट्र के नेता है जो कि केंद्र में मंत्री भी है, राव साहब दानवे, तो इन्होंने 2019 में एक बयान दिया था, महाराष्ट्र में तब चुनाव चल रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारे तब लोगों, मतलब उन्होंने जनसभा में ये बात कही थी कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, गुजरात से आई है, निरमा पाउडर है उसमें हम जिसको भी डाल देते हैं वो साफ सुथरा होकर बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद एक बात चल पड़ी, ममता बनर्जी ने भी जब रैली की तो बंगाल में, तो उन्होंने एक वॉशिंग मशीन ही मंच पर ले आई थी कि भाई जिसको भी आप डाल देंगे, मतलब कपड़े, जो कपड़े वो साफ होकर, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उससे वो निकल जाता है। और इस बात को जो मैंने कहा ना कि जो एक तो आर्गुमेंट ये है कि विपक्ष को हम निशाना नहीं बना रहे हैं या सिर्फ 3% ही केस उन पर है, लेकिन एक और मतलब अगर हम महाराष्ट्र की चूंकि बात कर रहे थे, एक और बात ये निकल कर आती है कि अभी मतलब ऐसे अलग, अब मैंने कहा ना ये जो ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो देवेंद्र फडणवीस थे जो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे या भी उप मुख्यमंत्री है, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई एनसीपी सबसे मोस्ट करप्ट पार्टी है, को जो है उसको इसने कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्होंने पिछले साल आरोप भी लगाया कि भाई इतने का घोटाला किया है, लेकिन 7 दिनों बाद जो एनसीपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो बीजेपी में, मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें वो शामिल हो गया। और उसके बाद में ऐसी उदाहरण भी मिलते हैं कि जो एनसीपी के नेता है उनके खिलाफ कमजोर तो नहीं मैं कहूंगा, केस ठंडे पड़ गया है। तो इस तरह के जो ये आरोप है, ये आरोप लगते जाते हैं कि अगर आपने बीजेपी में आप चले गए तो आपके खिलाफ केस ठंडे हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी का ये कहना है, और मुझे याद है कि न्यूज तक के कार्यक्रम में जब गौरव भाटिया आए थे तो उन्होंने बोला कि आप एक बात बता दीजिए कि कोर्ट में हमने जाके किसके खिलाफ कंप्लेंट वापस की है, मतलब हमने मुकुल जो है टीएमसी के नेता उनकी भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक उदाहरण दे दीजिए कि हमने, मतलब ईडी ने या सरकार ने जाके अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल हो गया उस पर हमने केस वापस ले लिया। तो जो भी हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है और वो लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, ये उनका आर्ग्यूमेंट इस मामले में रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा उदाहरण है कि जिस पार्टी को प्रधानमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता कहते थे कि वो मोस्ट करप्ट पार्टी है, वही अब उनकी सरकार में शामिल हो गए हैं। तो निशाने पर लेने वाली बात का जवाब आपको मिल गए होंगे, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को मिल गए होंगे। ईडी से पहले सीबीआई को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, अब ईडी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या है आखिर ईडी, ये हमारा सवाल तीसरा है सर। ईडी का जो फुल फॉर्म है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय इसको हिंदी में कहते हैं। और ये जो ईडी है इसका जो 1956 में इसको बना दिया गया था, तो मतलब आज से 67 साल से पहले से ये अस्तित्व में है ये। तो पहले इसका जो काम होता था, मतलब मैं कहूँगा सन 2000, मतलब अभी तो ये पीएमएलए की वजह से चर्चा में है जिसकी हम आगे बात करेंगे जी। तो इसके पास जो है 3 कानून इसके जिम्मे हैं। एक है फेमा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा जो कानून है वो कानून दरअसल जब ईडी के पास पहले जो काम था 2000 से पहले वो फेरा का था। फेरा मतलब ये था कि जब भारत सरकार में लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ, उसके पहले ये होता था कि आप कितना विदेशी मुद्रा देश से ले आ सकते हैं या ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। तो इसके नियम बड़े सख्त थे, और अगर कोई भी, ज्यादातर लोग जो बिजनेसमैन होते थे वो उसका अगर उल्लंघन करते थे तो उन पर फिर उसका रेगुलेशन का उल्लंघन करने का केस चलता था, और वो केस जो है वो ईडी चलाती थी। लेकिन बाद में जब लिबरलाइजेशन हो गया, जब विदेशी मुद्रा और विदेशी निवेश देश में होने लग गया, तो उस कानून को एक तरह से उसमें जो आपराधिक धाराएं थी उसको कम किया गया, उसको एक सिविल ऑफेंस बनाया गया, और ये रेगुलेशन की जगह फेमा बन गया, मतलब FEMA, फेरा से फेमा हो गया। ये तो
ईडी का जो है 25 साल पुरानी मैंने बात आपसे कही, लेकिन जो ताजा इसका स्वरूप है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। 1956 से ये काम कर रहा फ्यूजिटिव है। इकोनॉमिक नहीं, ऑफेंडर्स वो तो हाँ, तो जो तीसरा एक्ट है कि वो जो तीन कानून है जो आपने कहा कि एक 2018 में अभी बना है, जी, जो नीरव मोदी या ललित मोदी, ये ललित जो मोदी ऐसे, के आने के बाद। या विजय मल्ल्या की जो देश छोड़कर भाग गए हैं, उनके लिए भी जो, PMLA। तो ये 3 कानून, एक तो पहले मैंने कहा फेमा, PMLA जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे, और ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक Economic ऑफेंडर, Offenders मतलब ये जो लोग भगोड़े हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब जिन्होंने कोई घोटाला किया हुआ है, आर्थिक घोटाला किया हुआ है, वो भागे। तो ये 3 जो कानून है, इनको लागू करना ईडी इस का समय कानूनी काम दायरा है। है। लेकिन जो आपने कहा कि चर्चा में क्यों है, तो वो सबसे ज्यादा चर्चा में है PMLA की वजह से। जी, PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सर हमें बताइए PMLA क्या है। नहीं, तो देखिए PMLA का फुल फॉर्म तो आपने बता ही दिया है। जी। तो ये जो कानून बना, ये 2002 में बना और 2005 की 1 जुलाई से ये लागू हो हुआ। गया। लेकिन इसका इतिहास ये है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हुई, जिसका भारत भी सिग्नेटरी था 1988 में और 2000 में, कि हमने भी कहा था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हम भी सख्त कानून लगाएंगे। जब पूरी दुनिया में लाया तो हमने भी कहा हम भी लाएंगे। तो ये समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कीर्ति, कि अगर मान लीजिए पहले होता क्या था कि अगर आपने ड्रग्स का कारोबार किया, या आपने, तो आपको एक NDPS कानून है जो कि ड्रग्स का है, तो उसके लिए आपको सजा मिलती थी। लेकिन उस ड्रग के कारोबार से आपने जो पैसे बना लिए, उसके लिए कोई सजा नहीं थी। या कोई टेरर एक्ट कर दिया, तो वो उससे अगर आपने कोई पैसे बनाए या पैसे का लेन देन हुआ, उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। आपको सिर्फ मतलब हत्या की या टेरर की सजा मिलती थी। या जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने रिश्वतखोरी की, उससे पैसे बनाए, मकान बनाए या संपत्ति हासिल कर ली, तो आपको सिर्फ भ्रष्टाचार के कानून में सजा मिलती थी। आपको ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी सजा नहीं मिलती थी। तो पहले तो ये समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हुआ कि कोई आपने अपराध किया है, उससे जो पैसे बनाए, उस पैसे का आपने जो इस्तेमाल किया है, या अगर आपने खुद अपराध नहीं भी किया, आपने किसी को मनी लॉन्ड्रिंग करने, मतलब उस पैसे की क्या निवेश करने में या उसको छिपाने में भी मदद की है, तो वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो जो अपराध है, उसके बाद में जो पैसे का लेन देन हुआ है उस अपराध से निकले हुए, उसकी निदान या उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो ये जो एक्ट है, ये 2005 से ये लागू हुआ है। तो ये कुल मिला के ये जब ईडी कार्रवाई करती है, तो ईडी आमतौर पे, सीबीआई ने कोई केस किया, जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ, शराब घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है जी। तो सीबीआई तो अपनी जांच कर रही है कि घोटाला क्या हुआ, करप्शन कैसे हुआ, लेकिन उससे जो पैसे निकले, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसकी जांच ईडी कर रही है। तो जो मूल क्राइम है वो कहीं और जांच हो रही है, उससे जो पैसे का लेन देन हुआ वो PMLA में आता है जी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर विवाद है, क्यों है ये विवाद, क्या है इस विवाद की वजह? नहीं, तो देखिए, इस कानून की काफी आलोचना हो रही है, जो PMLA कानून है, कि ये बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें जो सजा अधिकतम मिलती है वो सिर्फ 10 साल की है, और आमतौर पे 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसमें जो 2-3 बातें हैं जिसपे लोगों को आपत्ति है। तो आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप पर कोई FIR कुछ कर रहा है, या मतलब कोई CRPC या IPC, अब जिसका नाम बदल गया है, उसमें अगर आप पर कोई केस होता है, तो आपको पहले पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो आपका एक अधिकार है कि आपको FIR की कॉपी मिलेगी, आपके खिलाफ केस क्या है बता दिया जाता है। तो ये अब यहाँ पर दिक्कत ये है, जो पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, कि भाई जब आप पर कोई केस होता है तो आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो ये बताना जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ पूरा डिटेल में केस क्या है, मतलब जो रिपोर्ट जो लिखी है ईडी ने, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। और ये सबसे बड़ा उसका माना जाता है कि भाई मुझे क्यों बुलाया गया। केजरीवाल भी कह रहे हैं, बताइए तो सही कि मुझे आप आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, मुझे गवाही के तौर पे बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? तो वो जानकारी देने के लिए ईडी कानून के हिसाब से, PMLA कानून के हिसाब से बाध्य नहीं है। लेकिन ये जो आरोपी है, उसकी जो अधिकार है, उसका एक तरह से हनन माना जाता है। और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसमें ईडी की इस शक्ति को कहा था कि ये शक्ति सही ठहराई गई थी, कि नहीं, ये अधिकार जो मिला हुआ है, ये सही मिला हुआ है। दूसरा जो विवाद ये है कि जो बेल मिलना है वो मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि बेल की जो 2 शर्तें हैं, 2 शर्त ये है बेल मिलने के लिए, कि आरोपी को साबित करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं।
अब आम तौर पे ये होता है कि भाई अगर मुकदमे में देर हो रही है या अगर 180 दिन हो गए बाकी कानूनों में, तो आप बेल के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। अगर वो मान लीजिए मर्डर या रेप टाइप के बहुत गंभीर आरोप ना हो आप पर, तो आपको एक बेल का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो बेल मिलने का ओनस है या वो जो उसकी जिम्मेदारी है वो आरोपी पर है। उसको ही बताना पड़ेगा कि मैं बेकसूर हूँ, तभी कोर्ट अगर इससे कन्विंस होगा तभी वो आपको बेल देगा, नहीं तो बेल नहीं मिलेगी। और दूसरी शर्त ये कि जब आप बेल लोगे तो ये गारंटी है कि भाई आप कोई और अपराध नहीं करोगे इस तरह का। तो वो बेल मिलना जो बाकी जो आईपीसी के जो क्राइम है उसके मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और होता क्या है कि 3 से 7 साल की ही सज़ा है। तो जैसे जेट एयरवेज के जो मालिक रहे हैं नरेश गोयल, पर पिछले हफ्ते मुंबई में कोर्ट में रो पड़े। वो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आप मुझे भले ही तो मतलब मेरी जान ले लीजिए, या मतलब लोग परेशान हैं इस तरह से। तो ये बात जो बेल नहीं मिलना, क्योंकि बेल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल जो है वो अधिकार है, वो मतलब जो आरोपी है उसको बेल मिलने का अधिकार है, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई के हुई नहीं है, आप किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है और जो हमारी आखिरी महत्वपूर्ण बात जो हम कहना चाहते हैं ये है कि आपने देखा कि 6000 केसेस मतलब 2005 से ये कानून अमल में आ गया है। अब लगभग जो है 18 वर्ष इस बात को हो चुके हैं। तो 18 साल में लगभग 6000 आपने केसेस लगा दिए। और सजा कितने केस में हुई? तो 24 केस में। अब इसमें 45 लोगों को कुल मिला के, मतलब ये तो केसेस हैं 24 और 45 लोगों को सजा हुई है। तो अब ये इतना लो कन्विक्शन रेट क्यों है? ये एक मतलब ये माना जाता है कि भाई आपने लोगों को केस लगा दिया, आपने संपत्ति कुर्क कर ली, लेकिन जब आप उसको 17-18 साल बाद भी देख रहे हैं तो सिर्फ 24 केस में आपने लोगों को सजा दिला पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मतलब जो मुकदमा ही जो है वही आपको एक तरह की सजा इतनी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को इतनी लंबा मुकदमा झेलना पड़ा और उसके बाद में आपने सिर्फ 24, मतलब आप समझिए कि वो 1% भी केस अभी तक जो है कन्विक्शन पे नहीं है। इस पे जो ईडी का जो आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने मुकदमे ही अभी तक 25 लड़े हैं, मतलब जो ट्रायल कंप्लीट ही इसमें 25 मामलों में हुए और उसमें से हमने 24 में सजा हुई है, सिर्फ एक में एक्विटल हुआ है। लेकिन ये जो मतलब एक तो जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और दूसरा अब आप ये सोचिए इतना जब हल्ला है और ये कानून 18 साल से है तो सिर्फ 25 केस में ही 24 केस में ही आप सजा दिला पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जांच पर यानी ईडी पर ये सवाल उठता है कि भाई ये आप क्या निर्दोष लोगों को तो नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि भाई अगर किसी को गिरफ्तार कर देना वो सिर्फ आरोप है, जब तक कोर्ट में उसको आप सजा नहीं दिला पाते हैं तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इस शो के बारे में जो फीडबैक है वो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइए। 5 सवालों के जो जवाब थे वो आपको कैसे लगे उनके कमेंट करके आप हमें बताइए। आपके साथ मिलेंगे अगले हफ्ते नए सवाल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।